मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज का सुविचार, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है। और जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को है। तो प्यारे बच्चों, हम जितना संघर्ष करेंगे, जितना कठिन परिश्रम करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो निखर कर चमकदार दिखाई देता है। ऐसे ही आप निरंतर प्रयत्न करते रहें, कठिन परिश्रम करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसी सुविचार के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने से पहले राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसकी छोटी छोटी नीड पूरी होती है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी होती हैं। और जो मनुष्य है वो एक ब्रिलियंट, स्मार्ट है, क्योंकि जो उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो उसकी लग्जरी लाइफ होती है, वो उसमें सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। अपनी छोटी छोटी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, लग्जरीज लाइफ होती है, उसमें वो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। वो और चाहता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हाई लेवल की होती है। वो कम समय में, थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं, लग्जरीज पाना चाहता है। वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट चाहता है, अपनी प्रोग्रेस करना चाहता है। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी लग्जरी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा लग्जरी बनाने के लिए कुछ सिचुएशन होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ सुविधाएं होती हैं। इन्हीं को बोलते हैं अधिकार, राइट्स। अब हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जो हमें संविधान के द्वारा हर नागरिक को मिलते हैं, वे जो अधिकार हैं वे कहलाते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और जो ये मौलिक अधिकार होते हैं, इनको प्रत्येक नागरिक प्राप्त करता है और इनका उपयोग करके वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, अपने व्यक्तित्व का चौतरफा विकास करता है। और ये हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और इन्हीं मौलिक अधिकारों को संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। संविधान में भाग 3 बताया गया है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इन मौलिक अधिकारों को समझाया गया है। और अब बात आती है कि मौलिक अधिकार संविधान में आया कैसे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था प्रस्तावना, कि प्रस्तावना संविधान में कैसे आई, उसका विचार कैसे आया, ऐसे ही मौलिक अधिकार का विचार संविधान में किस प्रकार आया, वो जाने। मौलिक अधिकार का जो विचार था वह यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है और भारतीय संविधान में भी इसे अमेरिका के से ही लिया गया है। इन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। भाग 3, संविधान के भाग 3 या मौलिक अधिकार, इन दोनों को ही मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो जो ये मैग्ना कार्टा शब्द है वह ब्रिटेन की एक अवधारणा है, ब्रिटेन की एक अवधारणा है। वहाँ पर राजशाहियों के समय में मजदूरों को कुछ अधिकार दिए जाते थे और उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो जब भी अधिकारों से संबंधित कोई बात होती है तो उसे मैग्ना कार्टा से जोड़ दिया जाता है।
के अधिकार को हटा दिया गया और अभी वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। तो इस अधिकार का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 21 तक इस अधिकार के बारे में समझाया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार के बारे में संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है कि ये किस प्रकार का अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारतीय संविधान में इसका विवरण किया गया है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 में इस अधिकार के बारे में विस्तृत विवरण किया गया है भारतीय संविधान में। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस अधिकार के बारे में जो अपना भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 32 में इसका विस्तृत विवरण समझाया गया है। तो अब हम जानेंगे जो हमारा पहला समता या समानता का अधिकार है उसके बारे में। तो समानता का जो अधिकार है उसे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। तो इस अधिकार में प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार के अंदर 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है कानून के समक्ष समानता और संरक्षण। तो इससे आशय है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण दिया जाएगा। राज्य के किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा और कानून की नजरों में सभी समान होंगे। भारत में दोहरी विधि प्रणाली नहीं है। दोहरी विधि प्रणाली से आशय है कि जनसामान्य के लिए अलग नियम और प्रशासकीय अधिकारियों के लिए अलग नियम। ऐसा कई देशों में देखा जाता है, जैसे फ्रांस है, उदाहरण स्वरूप फ्रांस में दोहरी विधि प्रणाली है। एक सामान्य विधि जो जनसामान्य के लिए लागू होती है, साधारण विधि, और दूसरी है प्रशासकीय विधि जो प्रशासकीय अधिकारियों के लिए लागू की जाती है। लेकिन इस प्रकार की कोई विधियां भारत में नहीं है। भारत के संविधान में जो पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, उसके आधार पर सभी नागरिकों को कानून के समक्ष संरक्षण दिया जाएगा, समान रूप से सभी को संरक्षण दिया जाएगा और सभी उसकी नजरों में समान होंगे। इसी का दूसरा अधिकार है धर्म, जाति, नस्ल एवं स्थान के भेदभाव का निषेध। तो इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में इस अधिकार को बताया गया है कि किसी भी राज्य में धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान, इन बातों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इन बातों से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, सब समान है। हाँ, लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद में यह भी प्रावधानित किया गया है कि उस राज्य की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके बाद है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो अनुच्छेद 17 के तहत अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको दंडनीय अपराध माना गया है और उसे पूरी तरह हमारे भारत में समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में ये बताया गया है कि भारत में सभी उपाधियों का अंत कर दिया है। केवल विद्या से संबंधित और सैनिकों से संबंधित, सेना से संबंधित इन 2 उपाधियों के अलावा राज्य किसी भी नागरिक को कोई दूसरी उपाधि नहीं दे सकता। केवल 2 उपाधियों को राज्य को यह अधिकार है कि केवल 2 क्षेत्रों में उपाधियां दे सकता है, एक शिक्षा से और दूसरा सैनिक से संबंधित। और यह भी प्रावधानित किया गया है इसी
अनुच्छेद 18 के तहत कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक विदेशी उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में सर, राय बहादुर इस प्रकार की उपाधियां देकर भारतीयों को इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी जिससे ऊंच और नीच की भावना जन्म लेती थी। इसलिए अपने भारत के संविधान में उपाधियों को समाप्त कर दिया है, उपाधियों का अंत कर दिया है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो भारत में संविधान के 19 से लेकर 21 अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। जैसे पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक अपने अपने विचारों को बिना किसी बंधन के खुले ढंग से व्यक्त कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित, बिना अस्त्र शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है कि कोई भी नागरिक अपने ग्रुप में बैठ सकता है, समूह में बैठ सकता है, मेल जोल कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई रोक टोक या किसी प्रकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि जो सम्मेलन होगा वह शस्त्र उसमें नहीं होने चाहिए, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं होना चाहिए और सम्मेलन में चीख पुकार, लड़ाई, दंगे इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा है समुदाय और संघ बनाने का अधिकार। कोई भी अपना अपना समुदाय बना सकता है, अपना अपना संघ बना सकता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो हमें 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, मैं शुरू से बता रही हूँ। पहला अधिकार दिया गया है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के किसी भी भाग में बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। हम किसी भी भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं और हम जाकर वहाँ पर रह सकते हैं, यह भी अधिकार दिया गया है। और इसके बाद है भारत के किसी भी भाग में निवास करने का भी अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम भारत के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, उसमें उसे अपना निवास स्थान बना सकते हैं। उसके बाद आखिरी अधिकार है व्यवसाय करने का अधिकार। तो भारत में रहने वाले नागरिक अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, को अपनी जीविकोपार्जन के लिए